Hi friends, today I'm going to cover the topic of factorial and fundamental principle of addition and multiplication, which are actually a prerequisite for learning a permutation combination. So my further videos coming up on permutation and combination. So before that, I'm going to explain you today the basic concepts of factorial and the fundamental principles. Take a look and let's start. So, what is factorial? First of all, factorial, how do we find out the factorial? Factorial is represented either by this symbol which looks like L, capital L, or this symbol. So, generally we use the second symbol. Okay, and how do we find out the factorial? See, for example, if I want to find out the factorial of 4, so how do we find out? 4 into 3 into 2 into 1 means what we have to do? हमें जो नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है हमें वही नंबर से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है सो द आंसर कम्स हियर इज 24. Suppose I want to find out the factorial of 5. So same procedure, what we will do? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So answer is 120. Correct? But if we see this, what is this? 4 into 3 into 2 into 1. This bracket comes here actually 4 into 3 into 2 into 1. तो actually ये जो है हमारा वो 4 फैक्टोरियल है राइट. तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 into 4 फैक्टोरियल क्योंकि हमने अभी 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट किया है ऊपर विच इज 4 into 3 into 2 into 1. करेक्ट. सो वही हमारा आंसर यहाँ पे भी आ सकता है 5 into 4 फैक्टोरियल. और भी आगे हम स्प्लिट कर सकते हैं इसको 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल राइट. फर्दर कैन बी स्प्लिट 5 into 4 into 3 into 2 factorial. So 1 तक. So हाँ factorial का importance क्या है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की हम जितना चाहे उतना उसको स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, जो नंबर तक चाहे वो. बिकॉज जब भी हमारे पास बड़ा नंबर होगा व्हेन वी हैव अ बिग नंबर ऑफ फैक्टोरियल दैट टाइम हमें स्प्लिट करना डिफिकल्ट होता है टिल 1. तो हमें जितना चाहो उतना स्प्लिट कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे देखो अगर मुझे ये सॉल्व करना है 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 28 फैक्टोरियल. सो हाउ वी विल डू? यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 30 राइट. तो हम 30 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे और कहाँ तक स्प्लिट करेंगे 28 तक. देखो यहाँ पे फ्रेंड समझ में आ रहा है कि अगर ये नहीं होता 28 तो 30 फैक्टोरियल को क्या हम 1 तक स्प्लिट करते थे? It is very inconvenient, right? So we will split 30 into 29 into 28 factorial. So 28 factorial कट हो जाएगा एंड आंसर हमारा आ जाएगा 870. So factorial को हमें हमारे क्वेश्चन में डिलीट करना है as far as possible. Okay, so we have to try that our factorial terms get cancelled and then we will get the final answer. Okay, so what is our general formula now? We can see n factorial is n into n minus 1 factorial. Why n minus 1? Because as I just told you, जैसे हमने 5 factorial का लिखा था 5 into 4 factorial. So 4 क्या है हमारा 5 minus 1 है right. सेम वे हम n फैक्टोरियल को फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे जनरल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो क्या ये फिक्स फॉर्मूला है? नहीं, हम इसको आगे जितना चाहे उतना स्प्लिट कर सकते हैं. इफ आई वांट आई कैन स्प्लिट अप टू n माइनस 2 फैक्टोरियल. आई कैन गो ऑन फर्दर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल. जितना हम चाहे उतना उसको स्प्लिट कर सकते हैं और फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे फाइनल वैल्यू 1 रहेगा. सो विच कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू एज मेनी टर्म्स एज वी वांट इन आवर सम राइट. सो दिस इज बेसिकली अ फैक्टोरियल. ओके, नाउ व्हाट इज माय नोट हियर? रिमेंबर ऑलवेज फ्रेंड्स, जब भी हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी जीरो फैक्टोरियल आया सो डोंट राइट जीरो. जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1. Okay, so this is a mathematical things which we need to remember. And 1 factorial is also 1. Okay, let us take a sum. Another sum which I am taking here. If 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to x upon 11 factorial, find x. अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो कैसे करें बताइए. अब देखो ये LHS और RHS है. ठीक है, तो LHS की साइड में बड़ा वाला टर्म है 10 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है. सो डोंट फॉरगेट दैट. तो 10 को हम कहाँ तक स्प्लिट करेंगे 10 into 9 फैक्टोरियल तक. ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा x upon 11 फैक्टोरियल.
सो अब ये देखो LHS में दोनों जगह पे 9 फैक्टोरियल है, तो हम कॉमन ले सकते हैं उसको. सो कॉमन क्या लेंगे फ्रेंड्स? 9 फैक्टोरियल? नो, 1/9 फैक्टोरियल, बिकॉज 9 फैक्टोरियल इज इन डिनोमिनेटर. सो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचेगा? 1/10. और इसको हम कहाँ तक स्प्लिट करेंगे? फिर से 9 फैक्टोरियल तक. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वी हैव टू ट्राई दैट आवर फैक्टोरियल टर्म गेट्स कैंसल्ड. So here in LHS 9 factorial, in RHS 9 factorial, in denominator both the side, we will cancel these two terms. So what are we left with now? ये 10 यहाँ पे LCM ले लो. 10 plus 1/10 is equal to x upon 11 into 10 because 9 factorial cancel हो गया. So this will be 11/10. Right? 10 यहाँ पे भी cancel हो जाएगा. So ये क्या हो जाएगा? 11 is equal to x upon 11. So what will be our final answer, friends? X is equal to 11 into 11, which is 121. Okay, so this is a basic sum which I have taken to explain you the concept of factorial. Right? I hope you have understood very clearly. So let's move further to the next term, which is fundamental principle of addition and multiplication. This is a very simple concept. Let me tell you, this is the concept which we need to remember, which we need to understand basically. अगर हमारे पास दो कंडीशंस है, सपोज m और n, ओके, और हमें क्वेश्चन में इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि मुझे या तो m चाहिए और या तो n चाहिए, मींस आई वांट आइदर m और n, मींस आई डोंट वांट बोथ ऑफ देम टुगेदर. सो जब भी हमारा क्वेश्चन आइदर और पे फोकस करता है, व्हेन वी वांट ओनली वन कंडीशन एट अ टाइम एंड नॉट ऑल एट द सेम टाइम, दैट टाइम हमें एडिशन अप्लाई करना है. So this is nothing but my fundamental principle of addition. Okay, and on the contrary, if we want both the conditions together, that means if I want m and n together at the same time, then we have to apply multiplication. So this is fundamental principle of multiplication. So remember, it's a very simple thing. See, here I have told you about two conditions, but that's not compulsory that in the question we will always have the two conditions. We can have n number of conditions in the question, right? So जितने भी conditions हो, अगर उसमें हमारा either और apply हो रहा है तो addition आएगा, और अगर हमें and apply हो रहा है, and मतलब सारी conditions एक साथ चाहिए तो multiplication. ठीक है? So let us see example. Very simple. First example, a room has 5 doors. अगर एक रूम में 5 दरवाजे हैं, in how many ways a person can enter through one door and comes out through different door? This is a very simple question. अगर एक रूम में 5 doors है, तो एक पर्सन को अगर रूम में अंदर जाना है तो उसे एक डोर यूज करना होगा. ऑब्वियसली एक पर्सन है तो एक डोर से अंदर जाएगा, और उसे बाहर आने के लिए कोई दूसरा डोर यूज करना है, मतलब जिस डोर से वो अंदर गया उस सेम डोर से वो बाहर नहीं आ सकता. So what is the condition? Solution कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे you have to write it in theoretically the way they have given the question. You give your answer, right? So there are how many doors? 5 doors. That means person को अंदर जाने के लिए कितने choices मिले हैं? 5 choices मिले हैं. वो कोई भी एक डोर से अंदर जा सकता है out of 5. So there are 5 ways to enter into a room, right? लेकिन जिस डोर से वो अंदर गया है वो सेम डोर से वो बाहर नहीं आ सकता, तो फिर उसे बाहर आने के लिए कितने चॉइसेस बचे हैं? 4 वेज. सो अंदर जाने के लिए 5 एंड बाहर आने के लिए 4. तो लेकिन क्या ऐसा बोला है उन्होंने कि पर्सन या तो अंदर जा सकता है या तो बाहर आ सकता है? नो, द क्वेश्चन सेज अ पर्सन कैन एंटर थ्रू वन डोर एंड कम्स आउट थ्रू डिफरेंट डोर्स. मतलब पर्सन को अंदर भी जाना है एंड बाहर भी आना है, दोनों काम करने हैं. सो मल्टीप्लीकेशन आएगा क्योंकि एंड है, राइट? लेकिन कंडीशन क्या है? अंदर जाने के लिए 5 चॉइस है क्योंकि 5 डोर है, और बाहर आने के लिए 4 ही डोर है क्योंकि जो अंदर जाने के लिए यूज किया है वो सेम डोर हम यूज नहीं करेंगे. सो आंसर विल बी therefore total number of ways by which a person can enter a room through one door and comes out through different door, which is equal to 5 into 4. Why multiplication is applied? Understood? Because end has come. Okay, so let us see the another example. Right, second example, there are 3 candidates for cricket, 6 for football and 5 for basketball scholarships. So इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं. In how many ways can these scholarships be awarded, and in how many ways
one of these scholarship be awarded. Okay, so दोनों क्वेश्चन समझने हैं. तो सबसे पहले हम आंसर कैसे लिखेंगे? लेट अस सी दैट. कितने कैंडिडेट्स है हमारे पास क्रिकेट की स्कॉलरशिप्स के लिए? 3, बराबर. सो विल राइट देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर क्रिकेट स्कॉलरशिप. सो हाउ मेनी वेज फॉर क्रिकेट? 3 ways. There are how many candidates for football scholarship? 6, right? So there are 6 candidates for football scholarship. So how many ways? 6 ways. There are 5 candidates for basketball scholarship. So 5 ways, right? So अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है, in how many ways can these scholarship be awarded? मतलब can these scholarship मतलब की सारी, right? So in first question they have asked all these scholarship can be awarded. मतलब हमें क्रिकेट की भी स्कॉलरशिप अवार्ड करनी है, फुटबॉल की भी करनी है और बास्केटबॉल की भी करनी है. सो ये तीनों की स्कॉलरशिप को अवार्ड देने के लिए टोटली मेरे पास कितने वेज है, right? So when I have to award all these scholarship at a time, means I have to award cricket, I have to award football, and I have to award basketball. So number of ways by which all these scholarship can be awarded is equal to, क्योंकि तीनों एक साथ करनी है, so cricket and football and basketball, so multiplication आ जाएगा 3 into 6 into 5 which is equal to 90 ways, right? And second question क्या कह रहा है हमारा, in how many ways one of these scholarship can be awarded. मतलब सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप एक टाइम पे अवार्ड होनी चाहिए. मतलब you can award either cricket at a time or football at a time or basketball at a time. So our second question says number of ways by which one of these scholarships can be awarded is equal to addition now 3 plus 6 plus 5 which is equal to 14 ways. Means why we have written plus here? Understood? Because in second they have asked in how many ways one of the scholarship, मतलब एक ही scholarship at a time पे award करनी है, पर कौन सी करनी है ये नहीं बताया, right? So we have a choice. We can award either cricket scholarship, we can also award either football scholarship, we can also award either basketball scholarship. So one of these scholarship can be awarded, so addition. So in first question all the scholarship at a time, so multiplication, and in second question 1, so addition. Okay, so this is a concept, friends, of fundamental of principle and addition. I hope that you have understood in this video a basic concepts of factorial and fundamental principle of addition and multiplication. Okay, so if you like my video, please do subscribe it, right? So next videos are coming up on permutation and combination. Thank you so much.